एमपी हाईकोर्ट के जज साहब आदेश देते हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इस प्रकार से विरोध होता है। अब आप सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को भी जो लोग जाने से रोक रहे हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बतौर वकील किसी कोर्ट में दाखिल हुए होंगे तब उनका कितना विरोध हुआ होगा। जब कोई दलित जज बनता है, जब कोई दलित वकील बनता है और जब वो कोर्ट में जाता है, जब बार में शामिल होता है, तब उसका ये लोग कितना विरोध करते होंगे। जो लोग जातिवादी हैं, जो अपनी सोच में इस जहर को पाले हुए हैं कि हम जन्म के आधार पर आपसे सीनियर हैं, आपसे सुपीरियर हैं और आप जन्म के आधार पर मुझसे नीच हो, छोटे हो, यही एक कारण है जिसको हम मनुवाद, ब्राह्मणवाद हम कहते हैं। उस मानसिकता के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मेट्रो में आप देखिए या राजधानी या कोई भी अच्छी ट्रेन, वंदे भारत में कोई कहीं बैठता है तो उनसे तो कास्ट वास्ट नहीं पूछा जाता है। ये तो मैं भी इस बात को, आप भी इस बात को एग्री करेंगे। आप चेहरा देख के समझ जाएंगे। वो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, कपड़ों से अंदाज़ा लगा लीजिए। आप कपड़े देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन महात्मा फुले का विरोध कर रहा था, कौन सावित्री माई पे गोबर फेंक रहा था। किसी भी सुधार का, किसी भी अच्छे काम का विरोध करने वाले लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। किसी भी अच्छे समाज में बेहतरी के उदाहरण पेश करने वाले महापुरुषों का, महामहिलाओं का विरोध करने वाले लोग आज सबसे बड़े देशभक्त बन के बैठे हुए हैं। कि कौन था जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध कर रहा था, कौन था जो दलितों की शिक्षा का विरोध कर रहा था। लोग कहते हैं कि भाई क्या पुरानी चीज़ तो खत्म हो चुकी हैं, क्या आप बदला लेना चाहते हैं? खत्म हो गई है तो फिर फिल्म का विरोध क्यों किया? वो तो फिल्म है ना, सत्य घटनाओं पर आधारित है। जो हुआ था उसको आप माथे में लेके घूम रहे हैं, तो आप, जबकि अब वो चीजें नहीं हैं। अब आप जो है पुरानी चीजों को अभी भी ढो रहे हैं। पुरानी चीजों को अब नहीं। आप ये क्यों नहीं मान रहे कि आपके पुरखों ने हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है? आप ये क्यों नहीं मान रहे कि आपके पुरखों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में नहीं जाने दिया? आप क्यों नहीं मान रहे कि आपके पुरखों ने महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के ऊपर अत्याचार किए, उनकी पिटाई की, उन पर लड़ाई की? आप एक्सेप्ट कीजिए ना इस चीज़ को। क्या अभी भी उस चीज को मतलब कैरी किया जाएगा? क्या कोई बदला लेंगे आप लोग, ऐसा कहा जा रहा है? अगर बदला लेना होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास में शक्ति थी। जब वो भारत का संविधान लिख रहे थे, वो लिख देते कि जितने भी गैर दलित हैं, जितने भी गैर बहुजन हैं, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। कोई क्या बिगाड़ लेता? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं किया। 50,000 से ज़्यादा मामले दलितों पर उत्पीड़न के होते हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? आप अपने पुरखों के फ़ायदे तो उठाएंगे। आपके पुरखों ने जो हवेली छोड़ी थी उसमें तो आप रह रहे मज़े से। आपके पुरखों ने जो ज़मीन छोड़ी थी उससे तो बड़ी आपकी खेती हो रही है, उससे तो बड़ी बेच के आप करोड़पति बन जा रहे हैं ओवरनाइट। आप अपने पुरखों का प्रिविलेज एंजॉय करेंगे, उससे मिली हुई सुख सुविधाएं एंजॉय करेंगे, अपनी कास्ट में जो आपको प्राइड महसूस होता है उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे जो बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसका कारण क्या? क्योंकि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे हिस्से की ज़मीन छीन के आपको दी गई। आप जो है, आपकी पीढ़ी 2-4 पीढ़ी पढ़ी लिखी है, उसकी वजह यह है कि मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं, मेरे दादा अनपढ़ हैं, तो हमारे हिस्से का आपने खाया है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हरियाणा में एक जज को, जो कि दलित बिरादरी के हैं, जो कि मोची जाति के आते हैं, उनके जो सहयोगी जज और वकील हैं, उन्होंने फर्जी केस बना के उनके ऊपर शिकायत दर्ज करवाई और उनको सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, पिछले हफ्ते का जजमेंट है जी, कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं जानता हूं तुमने कितनी बड़ी घटिया बातें करी हैं, तुमने जातिवाद का शिकार उस जज को बनाया है, और उस जज को बहाल करता है सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। कहा जाता है कि भारत में जो है जाति जो है ख़त्म हो चुकी है, जाति नहीं है, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। न्याय के मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, जो कि भारत के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी मूर्ति को लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। वहाँ के जज हैं हाईकोर्ट के जज सुरेश कैद साहब, और उन्होंने ये आदेश दिया कि एमपी हाईकोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए, लेकिन वहाँ के जो वकील हैं उसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोचिए, जब भारत के कानून मंत्री जो रह चुके हैं उनकी मूर्ति को लगाने को लेकर इतना विरोध है, तो बाकी लोगों की बात ही क्या जाए, और ये वकील ही विरोध कर रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है बार बार कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो देश में कहीं लगी हुई है वो तोड़ी जाती है, जबकि विश्व के अन्य देशों में उनको पूजा जाता है, लगातार उनकी मूर्तियां लगाई जाती है, लेकिन भारत में जो है उनको वो सम्मान आज 2025 में भी नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सुमित चौहान, जो कि न्यूज़वीक के फाउंडर भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? एमपी हाईकोर्ट के जज साहब आदेश देते हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इस प्रकार से विरोध होता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी। नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। और
ये विडंबना है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता हैं, भारत के कानून मंत्री रहे हैं और जिस न्याय के मंदिर को इतना अहम माना जाता है कि उसको मंदिर कहा जाता है, कि वो न्याय का मंदिर है, कोर्ट कहा जाता है, वहाँ एक संविधान निर्माता, एक भारत के संविधान को बनाने वाले शख्स की मूर्ति नहीं लग सकती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत निंदनीय है और ये उस मनुवादी चेहरे को बेनकाब करता है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति एक टेम्पो में रखी हुई है, वो उसके ऊपर उन्होंने कुछ डाला हुआ है, ढका हुआ है और सामने गेट पर बहुत सारे जज जो वो वकील जो हैं, वकील खड़े हुए हैं, उनका गिरोह पूरा खड़ा हुआ है और वो सब के सब जो हैं वो गैर दलित लोग हैं, उनमें दलित लोग नहीं हैं, वो दूसरी उन जातियों के लोग हैं जो कि शोषक जातियां हैं, जो कि ओप्रेसर कम्युनिटीज़ हैं, उन जातियों से वो आते हैं और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को उस गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे। अब आप सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को भी जो लोग जाने से रोक रहे हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बतौर वकील किसी कोर्ट में दाखिल हुए होंगे तब उनका कितना विरोध हुआ होगा। जब कोई दलित जज बनता है, जब कोई दलित वकील बनता है और जब वो कोर्ट में जाता है, जब बार में शामिल होता है, तब उसका ये लोग कितना विरोध करते होंगे। अभी देखिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो बी.आर. गवई साहब, उन्होंने शपथ लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी हैं, उन्होंने एक दलित जज को, बुद्धिस्ट जज को शपथ दिलाई। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि हमको इतनी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। लेकिन एक दलित जो भारत का चीफ जस्टिस बन सकता है, उन्हीं के महानायक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाने नहीं दिया जा रहा। ये आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति जो है चंद्रचूड़ ने लगवाई थी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इकलौती ऐसी मूर्ति है जो किसी कोर्ट में लगी है। बाकी भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इकलौता ऐसा हाई कोर्ट बन सकता है जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित किया जाए। लेकिन इस गर्व को महसूस करने के बजाय, इससे गौरवान्वित होने के बजाय, जो गैर दलित वकील हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो बहुत इससे नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति क्यों लगाएंगे। लोग कह रहे हैं कि वो कोई उनके बार एसोसिएशन के, ये कारण क्या है? आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो कभी किसी की हकमारी की बात नहीं की है। उन्होंने सबके लिए समान न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, सबके लिए समान हक की बात करते हैं। तो आखिर कारण क्या है कि जो ये मनुवादी सोच के लोग होते हैं उनसे अभी भी जो है इस तरह का उनके साथ, मतलब कि अब तो उनके विचार जो हैं, उनके विचारों का विरोध करते हैं। वो कानून मंत्री रहे हैं तो वो तो लगातार लोगों की हक की बात करते हैं, तो फिर भी उनका विरोध क्यों? देखिए कारण एकदम साफ है। कारण सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसका एकमात्र कारण है, वो है जातिवाद। जो लोग जातिवादी हैं, जो अपनी सोच में इस जहर को पाले हुए हैं कि हम जन्म के आधार पर आपसे सीनियर हैं, आपसे सुपीरियर हैं और आप जन्म के आधार पर मुझसे नीच हो, छोटे हो, यही एक कारण है जिसको हम मनुवाद, ब्राह्मणवाद हम कहते हैं। उस मानसिकता के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो वो क्या सिर्फ दलितों के लिए बनाया? क्या उन्होंने जो हक अधिकार कानून बनाए, क्या वो सिर्फ दलितों के लिए बनाए? हर वर्ग को उससे फ़ायदा हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरबीआई बनाया, क्या उसका पैसा सिर्फ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने डैम बनाए, भारत की बिजली पॉलिसी बनाई, भारत की वाटर पॉलिसी बनाई, क्या आप उस बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या आप उस पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं? तो वो हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। समता के ऊपर वो यकीन रखते थे, समानता में यकीन रखते थे। लेकिन ऐसे कुछ मनुवादी लोग जिनकी सोच जहरीली है, जिनके रगों में जातिवाद का लहू दौड़ता है, जिनके रगों में मनुवाद का लहू दौड़ता है, वो लोग भारत के संविधान निर्माता का भी सम्मान नहीं करते और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं। मुझे लगता है शायद वो लोग डरते होंगे, जो मनुवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उन्हें डर लगता होगा कि ये डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति अगर यहाँ पे लग गई तो हो सकता है ये रात में चलने लगे और इनके आके थप्पड़ लगाए। डर है ये उनका। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, न्यायाधीश हैं, अभी तो बी.आर. गवई साहब हैं, लगातार जो शासन में जो ओहदे और पद में काफ़ी ऊँचे लोग हैं वहाँ पर लगातार उनका सम्मान किया जाता है। फिर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उसके बाद भी आखिर जो जनता है उसके मन में ये बात क्यों नहीं आ पाती है? जनता में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उनका सम्मान भी करता है, लेकिन आखिर जब सरकार उनको इतना सम्मान करती है, कई स्कॉलरशिप उनके नाम पे हैं, फिर भी जो जनता का एक बहुत बड़े मन में जो चलता है विरोध, वो आखिर क्यों है ऐसा?
देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया गया। उनको इतिहास में दफन कर दिया गया कि वो उनके बारे में ना कोई जान पाए, ना उनके बारे में कोई पढ़ पाए। उनको लंबे समय तक गायब किया। मान्यवर कांशीराम साहब जैसे एक महान पुरुष जन्म लिए और उनकी वजह से आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका नाम जानते हैं। अभी मैं अमेरिका की यात्रा से आया हूँ। वहाँ ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी है। आप जाएंगे ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तो वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, बहुत खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है। आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की, वहाँ लाइब्रेरी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो रही है, उन्हें सम्मान कर रही है। अभी आप देखिए साउथ कोरिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के किस बड़े पैमाने पर वहाँ के जो सरकार है उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट किया। यूनाइटेड नेशंस में 14 अप्रैल को मैं वहाँ पर इन्वाइटेड था, मैं नहीं जा पाया, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर यूनाइटेड नेशंस ने किया। दुनिया भर के मुल्क बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान से लाभ ले रहे हैं, उनकी नीतियों से सीख रहे हैं और समता, समानता, बंधुता, न्याय की बात करने वाले लोग उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भारत में जो मनुवादी लोग हैं, जिनमें जाति का कीड़ा है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से नफ़रत करते हैं। उन्हें इस बात से नफ़रत है कि आप और मैं एक टेबल पर, एक कुर्सी पर कैसे बैठ जाते हैं। उन्हें इस बात से नफ़रत है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलित बहुजन समाज को आरक्षण का अधिकार क्यों दिया। उन्हें इस बात से नफ़रत है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों लिख दिया संविधान में कि हम भारत के लोग बराबर हैं, समान हैं, अवसर की समानता होगी, ये संविधान में क्यों लिख दिया। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से नफ़रत करते हैं क्योंकि हम और आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी नौकरी हासिल कर रहे हैं, देश दुनिया में जाके मौक़ों का लाभ उठा रहे हैं। जब वो हमें देखते हैं तो उन्हें नफ़रत होती है और उन्हें ये एहसास होता है कि ये तो कल तो हमारा कूड़ा उठाते थे, कल तो हमारी गंदगी साफ़ करते थे, आज ये कैसे सम्मान से, फ़क्र से जा रहे हैं। तो इसके पीछे वो भेदभाव की मानसिकता है। आज भारत जो है आधुनिकीकरण में पहुंच चुका है पूरी तरह से। भारत अंतरिक्ष में कई कमाल कर चुका है। हम अपने भारत के शहरों में जो आधुनिक शहर बन चुके हैं, दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, मेट्रो है, बस है, तो लगातार जब सफ़र करते हैं, पीवीआर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वहाँ तो ऐसी कोई बातचीत नहीं दिखाई देती। तो कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है मेट्रो में। आप देखिए, या राजधानी या कोई भी अच्छी ट्रेन, वंदे भारत में कोई कहीं बैठता है तो उनसे तो कास्ट वास्ट नहीं पूछा जाता है। ये तो मैं भी इस बात को, आप भी इस बात को एग्री करेंगे। तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है कभी बार कुछ लोगों के मन में, ऐसा मतलब बहुत कम होता है। आप जो हैं, ये सवाल किसी ने कांशीराम साहब से भी पूछा था, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि कहाँ है जातिवाद, जातिवाद तो कहीं होता नहीं। तो कांशीराम साहब ने अखबार उठाया और उस अखबार में मैट्रिमोनियल पेज निकाला। और आप आज भी आप किसी भी अखबार को उठाएंगे, उसके मैट्रिमोनियल पेज को देखेंगे तो ब्राह्मण लड़के के लिए ब्राह्मण वधू चाहिए, वैश्य लड़के के लिए वैश्य वधू चाहिए, क्षत्रिय लड़के के लिए क्षत्रिय बहू चाहिए, या क्षत्रिय लड़की के लिए क्षत्रिय राजपूत वर चाहिए। ये कौन लिख रहा है? आप एक बार अखबार को खोलिए और समझिए, देखिए क्या उसमें दलित बहुजन समाज के लोग हैं जो विज्ञापन दे रहे हैं। क्या हमारे लोग विज्ञापन देके अपनी जाति की दुल्हन दूल्हा ढूंढ रहे हैं? तो जातिवाद यहाँ है। आप दिल्ली में खड़े हैं, आप नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में चले जाइए, घर ढूंढिए। आप बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में जाइए, आप बड़ी बड़ी कोठियों में जाइए, छोटी जगह की बात नहीं कर रहा, बहुत हाई फाई एरिया में चले जाइए, वहाँ जाके कहिए मुझे घर ढूंढना है, और आप चाहे उनको 1 साल का 2 साल का रेंट एडवांस में दे दीजिए। आपसे पूछेंगे कौन सी जात के हो, वो आपसे पूछेंगे आपकी जाति क्या है। यहाँ पर जातिवाद है। ये आपके साथ कभी रियल में ऐसा अनुभव किया है आपने, या बताने को बस है? नहीं, मैं खुद इस चीज़ का अनुभव कर चुका हूँ और हमने खुद नोएडा में घर ढूंढते हुए, और इस 2018 की बात है, हमने फेसबुक पे उसका वीडियो भी शेयर किया था। लोग जाति पूछते हैं और ये हकीकत है, ये रिसर्च में भी साबित हुआ है और कई सारी इस तरह के स्टडी हो चुकी हैं कि लोग जाति पूछते हैं। तो एक सच्चाई है, क्योंकि जब आप नौकरी भी ढूंढते हैं तो सरकार पूछ रही है, और अब तो सरकार जातीय जनगणना भी कराने वाली है। लेकिन जात के नाम पे अगर मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम उसकी बात शायद कर रहे हैं। हम दोनों की बात कर रहे हैं। जाति एक इस देश की हकीकत है। आप लोग बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, मैं कहता हूँ भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ जाति से ही सब कुछ तय होता है ना। तो लोग, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर सरकार ने बैन लगाया ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को हटा दिया, विलुष कर दिया, उसको उन्होंने उन्मूलन कर दिया अस्पृश्यता का। और फिर उसके बाद हमारे पास 1989 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है। तो आप किसी जगह से, किसी व्यक्ति से सार्वजनिक तौर पर जातिगत भेदभाव करेंगे, छुआछूत करेंगे, तो आप कानूनन अपराध करते हैं। तो लोग अब उस बात को जान रहे हैं। लेकिन किसी के घर के भीतर वो कहते हैं ना मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है,
आप जाइए, बहुत सारे लोगों के घर की दहलीज आप नहीं लांघ सकते। उत्तराखंड में जाइए, हिमाचल में जाइए, वहाँ आप मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ चक्राता देहरादून के पास में, आप घर के अंदर नहीं जा सकते, आपको अलाउड नहीं है। आप हरियाणा में जाइए, बहुत सारे लोगों के घरों में आप एंटर नहीं कर सकते। आप राजस्थान जाइए, आपके आसपास सब कुछ है, आप बस उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। आप उसको लेके अंडर दी कारपेट, जो आपकी मानसिकता है ना कि कूड़ा है तो कूड़े को हटाओ और कारपेट के नीचे छुपा दो, आप उसको साफ नहीं करना चाहते, आप देश को बेहतर नहीं बनाना चाहते। मतलब जाति वो सच्चाई है कि जो आपके कमरे में हाथी के समान बैठा हुआ है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते। एलिफेंट इन द रूम, इट्स अ वेरी पॉपुलर फ्रेज। तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज एवरीवेयर, बट यू डोंट एक्सेप्ट इट एंड यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। दैट इज द रीजन दैट यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट कास्ट। अभी एक मूवी भी आई है, आपने भी नाम सुना होगा, फूले, जो कि महात्मा फूले पे बनी हुई है, और राहुल गांधी भी जाके पटना में देख रहे हैं। हमने देखा कि कश्मीर फाइल्स और केरल फाइल्स को बड़ा प्रमोट किया गया, लेकिन फूले मूवी को लेकर जो है पहले तो सेंसर बोर्ड ने कई कट लगाए हैं, उसके बाद जब 11 अप्रैल को रिलीज़ होना था उस समय रिलीज़ नहीं होने दिया गया, और उसके बाद ये बड़ी दिक्कतों में रिलीज़ हुई। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे महापुरुषों महिलाओं के जीवन के संघर्ष के बारे में, उनके योगदान के बारे में अब कमर्शियल सिनेमा बन रहा है, और वो सक्सेसफुल भी होना चाहिए, वरना लोग उसको बनाएंगे नहीं। तो लोगों को अब वो मार्केट दिखेगा तो उसमें भी लोग जंप करेंगे और उसको बनाएंगे। लेकिन सवाल है कि उसका विरोध कौन कर रहा था। आप कह रहे हैं ना कि जाति के लेंस से सब चीज़ें देख रहे हैं क्या? आप जरा इस चश्मे को उठाइए और देखिए कि उसका विरोध कौन कर रहा था। कौन सी जाति के लोग थे जो महात्मा फूले का विरोध कर रहे थे? कौन सी जाति के लोग थे जो उस फिल्म में कह रहे थे कि हमारी जाति के बारे में बुरा दिखाया गया है? हम महात्मा फूले की फिल्म देखिए, जब महात्मा फूले स्कूल खोलते हैं, उनको कौन डंडे से मार रहा था, लाठियों से किसने हमला किया उनके ऊपर, कौन सी जाति के लोग थे वो? आप चेहरा देख के समझ जाएंगे। वो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, कपड़ों से अंदाज़ा लगा लीजिए। आप कपड़े देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन महात्मा फूले का विरोध कर रहा था, कौन सावित्री माई पे गोबर फेंक रहा था। तो किसी भी सुधार का, किसी भी अच्छे काम का विरोध करने वाले लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। किसी भी अच्छे समाज में बेहतरी के उदाहरण पेश करने वाले महापुरुषों का, महिलाओं का विरोध करने वाले लोग आज सबसे बड़े देशभक्त बन के बैठे हुए हैं। तो आप इतिहास को अगर खंगालेंगे तो इतिहास से आप अंदाज़ा तो लगाएंगे ना कि कौन था जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध कर रहा था, कौन था जो दलितों की शिक्षा का विरोध कर रहा था। लोग कहते हैं कि भाई क्या पुरानी चीज़ें तो खत्म हो चुकी हैं, क्या आप बदला लेना चाहते हैं? खत्म हो गई है तो फिर फिल्म का विरोध क्यों किया? वो तो फिल्म है ना, सत्य घटनाओं पर आधारित है। भारत सरकार ने महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले पर संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित किया है। उन किताबों पर लिखित आधारित फिल्म है ना, कोई झूठ तो नहीं है। सरकार ने उसको सच माना है, वो लिखित दस्तावेज है। माता सावित्रीबाई फूले की राइटिंग्स अवेलेबल हैं, ज्योतिबा फूले की किताबें अवेलेबल हैं, तब फिर आपको विरोध क्यों करना है? उनका कहना है कि आप अभी पुरानी चीजों को कैरी कर रहे हैं, जो हुआ था उसको आप माथे में लेके घूम रहे हैं, तो आप, जबकि अब वो चीजें नहीं है। अब आप जो है पुरानी चीजों को अभी भी ढो रहे हैं। पुरानी चीजों को अब नहीं है। अगर पुरानी चीजें नहीं है तो आप एक्सेप्ट कर लो ना कि आपने इतिहास में कुछ गलत काम किया है। आप ये क्यों नहीं मान रहे कि आपके पुरखों ने हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है? आप ये क्यों नहीं मान रहे कि आपके पुरखों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में नहीं जाने दिया? आप क्यों नहीं मान रहे कि आपके पुरखों ने महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के ऊपर अत्याचार किए, उनकी पिटाई की, उन पर लड़ाई की? आप एक्सेप्ट कीजिए ना इस चीज़ को। जब भी होते हैं उस तरह से रिलेटेड तो पुरानी चीज़ों को दोहराया जाता है, बताया जाता है। सरकार भी मानती है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं इतिहास में, और जो लोग रहे हैं वो भी कहते हैं कि इतिहास में गलतियाँ हुई हैं। लेकिन क्या अभी भी उस चीज़ को मतलब कैरी किया जाएगा? क्या कोई बदला लेंगे आप लोग, ऐसा कहा जा रहा है? अगर बदला लेना होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास में शक्ति थी, जब वो भारत का संविधान लिख रहे थे, वो लिख देते कि जितने भी गैर दलित हैं, जितने भी गैर बहुजन हैं, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। कोई क्या बिगाड़ लेता? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं किया। उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया, सबके लिए अच्छे अवसर दिए। आप जब ये कहते हैं कि इतिहास में जब जहाँ से जो चीज़ें हुई हैं उसका बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं? उसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक घटनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वही स्थिति जो है वो आज भी हो रही है, उसी तरह के अपराध दलितों पर आज भी हो रहे हैं। आप देखिए, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि भारत में दलितों के ऊपर नहीं, लेट मी कंप्लीट, आपको सुनना पड़ेगा। आप 56,000 से ज़्यादा मामले दलितों पर उत्पीड़न के होते हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? आप अपने पुरखों के फ़ायदे तो उठाएंगे। आपके पुरखों ने जो हवेली छोड़ी थी उसमें तो आप रह रहे हैं मज़े से। आपके पुरखों ने जो ज़मीन छोड़ी थी उससे तो बड़ी आपकी खेती हो रही है, उससे तो बड़ी बेच के आप करोड़पति बन जा रहे हैं ओवरनाइट। और आप अपने पुरखों का प्रिविलेज एंजॉय करेंगे, उससे मिली हुई सुख सुविधाएं एंजॉय करेंगे, अपनी कास्ट में जो आपको प्राइड महसूस होता है उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे जो बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। आपके पास खेत हैं,
आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसका कारण क्या? क्योंकि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे हिस्से की ज़मीन छीन के आपको दी गई। आप जो हैं, आपकी पीढ़ी 2-4 पीढ़ी पढ़ी लिखी है, उसकी वजह यह है कि मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं, मेरे दादा अनपढ़ हैं, तो हमारे हिस्से का आपने खाया है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। अब मैं यूएस से आया हूँ ना, यूएस में वाइट्स लोगों ने, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई, वहाँ के एक पुलिस वाले ने उनको मारा, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगी दैट वी आर सॉरी, हमसे हमारे डिपार्टमेंट के आदमी ने ये गलती करी है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, हम माफ़ी मांगते हैं। वहाँ के वाइट्स ने सड़कें जाम कर दी, सरकार को झुकना पड़ा, पुलिस वाले पर कार्रवाई हुई। हाथरस की बेटी समझौता कर लेते हैं, जब भी एट्रोसिटी कई मामलों में समझौते हो जाते हैं, तभी तो लोग कहते हैं कि मामले झूठे थे, तभी तो समझौते हुए। सरकार आपकी, आप जब थाने में जाएंगे तो आपका थानेदार आपका, आप देखिए जो ये विजय शाह है, जिन्होंने कर्नल सोफिया पे जो आपत्तिजनक बयान दिया, उनको आतंकियों की बहन तक कह दिया, अगर कोई और ये देता तो बीजेपी क्या करती, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उनका मंत्री है, हाईकोर्ट ये कहता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, कि इस आदमी पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करने वाला आदमी इस तरह से एफआईआर लिखता है कि वो कोर्ट में जाके क्वैश हो जाए, रद्द हो जाए। ये बात किसने कही है? ये बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ये कहता है कि यार तुम जिस तरह से एफआईआर लिख के आए हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुमने ऐसा लिखा है कि ये कोर्ट से रद्द हो जाएगी। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट के बावजूद एक मंत्री पर इतनी ऊंचे स्तर की, इतनी कहें कि ढीली सी एफआईआर लिखता है, वो दलित व्यक्ति जो जातिवाद से पीड़ित है, जब वो थाने जाता है, उसकी एफआईआर वो लिखेगा क्या? उसके बारे में वो बात सुनेगा क्या? आप जब देखेंगे कि हमारे ऊपर जितनी एट्रोसिटीज़ होती हैं, हम जब थाने जाते हैं तो पुलिस वाले हमारी एफआईआर को इतनी शातिर तरीके से उसमें लूप होल छोड़ देते हैं कि वो या तो उसको ज़मानत मिल जाए आरोपी को, या उसके ऊपर गंभीर धाराएं वो नहीं लगाते। इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वो तमाम तरीके के फ्रॉड करते हैं, दूसरे लोगों से अपनी जातीय कनेक्शन को, भ्रष्टाचार को वो अपना अपने साठगांठ रखते हैं, और फिर वो हमारी एफआईआर को कमज़ोर कर देते हैं। जब वो एफआईआर कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जज बैठा हुआ है, जज भी उनकी जाति का हो सकता है। इस बात के बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं कि न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के, जातिवाद के आरोप लगे हैं। अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पिछले हफ्ते का, हरियाणा में एक जज को, जो कि दलित बिरादरी के हैं, जो कि मोची जाति के आते हैं, उनके जो सहयोगी जज और वकील हैं, उन्होंने फर्जी केस बना के उनके ऊपर शिकायत दर्ज करवाई और उनको सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, अभी पिछले हफ्ते का जजमेंट है जी, कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं जानता हूं तुमने कितनी बड़ी घटिया बातें करी हैं, तुमने जातिवाद का शिकार उस जज को बनाया है, और उस जज को बहाल करता है सुप्रीम कोर्ट। एक जज को, एक सिटिंग जज को उसके साथ ही जज मिल के, वकील मिल के इस तरह से घेर के शिकार करते हैं। एक दबा कुचला दलित आदिवासी समाज का व्यक्ति, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति, जिसके पास में ना पैसे हैं, ना सपोर्ट है, ना कोई सिस्टम है, उसको किस तरह से ये लोग पीड़ित करते हैं। और फिर ये लोग कह देते हैं कि हमारे केस जो हैं फर्जी हैं। अब हरियाणा के मिर्चपुर गांव जाइए, 250 दलित परिवार पूरा गांव छोड़कर चले गए। मैं रिपोर्टिंग करके आया हूँ ना, 40 दलित परिवार हैं जिसमें किसी के पास नौकरी नहीं है। 40 के 40 परिवार आरोपी जाति के जो लोग हैं, उनके खेतों में मजदूरी करते हैं। उन्हें सब्ज़ी लेनी है तो वो उनके खेत से आएगी, उनको दूध लेना है तो वो उनके वहाँ से आएगा, उनको रास्तों पर चलना है तो वो उनके यहाँ से आएगा, उनको मजदूरी चाहिए वो उनके यहाँ से आएगा। वो लोग क्या कह रहे हैं, तुमको तब काम देंगे जब तुम अपनी एफआईआर वापस करोगे। कितनी तरह से हमारे लोगों को सताया जाता है। अब ये भी तो देखिए, ये कह देना कि समझौता कर लेते हैं, मान जाते हैं, या इनकी केसेस झूठे हैं, आप इतनी तरह से षड्यंत्र करेंगे उन लोगों पर जो कि बहुत पीड़ित समाज के लोग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उनको झूठा कहने से पहले आपको अपने जातीय प्रिविलेज के बारे में बात करनी चाहिए। एक बात तो खैर मानेंगे आप ना कि भाजपा सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया है, मोदी सरकार ने, तो इसको तो लेकर आप थोड़ा राहत होंगे, खुश होंगे। देखिए, कि कहीं ना कहीं सरकार जो बहुजनों की बात सुन रही है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, और ये बहुत बड़ी मांग है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब ये कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस ज़माने से ये जातीय जनगणना का मामला बहुत हावी रहा, और उसके बाद तमाम हमारे जो ओबीसी लीडर्स हुए उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया, और एक लंबी मांग है। आप देखेंगे 2010 की जनगणना में भारत सरकार ने जाति जनगणना कराई। उन्होंने एक अलग से जनगणना का एक टीम बनाया, कॉलम नहीं बनाया, उन्होंने अलग से एक टीम बनाई। उन्होंने कहा सोशियो इकोनॉमिक डेटा हम इकट्ठा करेंगे, उसका नाम उन्होंने बदला, और अलग से उन्होंने कुछ एनजीओ के लोगों के ज़रिए ठेके दे दिए और उससे कराया, और उसमें 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। 5,000 करोड़ रुपए 2010 में जाति जनगणना पर खर्च हुए। उसकी रिपोर्ट आती है 2015 में।
अरुण जेटली उस समय थे, अब तो वो नहीं रहे। वो आते हैं और वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट में गड़बड़ी हैं, इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हैं, इसलिए इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, हम बाद में जाति जनगणना करवाएंगे, राजनाथ सिंह ने कहा। अब बाद में जब सरकार आई उनकी तो उन्होंने मना कर दिया ना कि नहीं कराएंगे। तो जब ये इतनी ज़्यादा आवाज़ उठ रही थी तब आप नहीं माने, लेकिन अब बिहार में चुनाव है और बिहार की राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति है। कहीं ना कहीं होते रहते हैं, आप चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? हर चीज़ चुनाव से जुड़ती है। जब हमारे प्रधानमंत्री चुनाव मोड से बाहर ही नहीं आते। भारत में कई राज्य हैं और हर साल कहीं ना किसी राज्य में चुनाव होना है। हमारे प्रधानमंत्री देश के ऊपर हमला हुआ, देश के लोगों को शहीद कर दिया गया और उसके बाद जब वो देश के नाम संदेश देते हैं तो वो उसमें भी चुनावी मोड में थे। तो वो अगर खुद चुनावी मोड में है तो हम चुनाव की बात करेंगे। वो अगर आप देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब पोस्टर लगे तो सेनाओं के अध्यक्षों के, सेनाओं के लोगों के कहीं चेहरे नहीं हैं, उनके लोगो नहीं है, लेकिन गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री का, यानी वही सबसे बड़े ब्रिगेडियर हैं, सबसे बड़ी सेनाध्यक्ष वही हैं, उनके फ़ोटो लगा के ऑपरेशन सिंदूर पे सियासत कौन कर रहा है? हम उनके ऊपर सवाल करेंगे। कर्नल सोफिया की जाति का, उनके धर्म का टिप्पणी करना, उनको आतंकियों से जोड़ देना, ये काम कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं। तो हम सियासत के बारे में जिक्र करेंगे क्योंकि आप सियासी आदमी हैं, आप सियासत कर रहे हैं तो हम उसका जिक्र तो करें। तो बिहार में चूंकि चुनाव है, इसमें और जिस तरह से भारत के विपक्ष ने, खासकर इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हेडलाइन बन के न रह जाए, इसकी टाइमलाइन क्या है, प्रोसेस क्या है, इस पर सरकार ने भी कोई जानकारी नहीं दी। देखिए, आप देखेंगे आप 2019 के चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने सामाजिक न्याय को आंदोलन बनाया और संविधान खतरे में कैंपेन चलाया, उसके बाद जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बना। सरकार को भी ये समझ में आ रहा था कि अब इसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरी नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे, उसमें ना तो कोई टाइमलाइन है, ना उसमें कोई डेडलाइन दिया हुआ है कि कब तक ये पूरा कर देना है और किस तरह के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। इन्होंने जाति जनगणना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 5,000 करोड़ पहले खर्च हुए, अब उसका बजट 10,000 करोड़ हो जाएगा, हो सकता है 20,000 करोड़ हो जाए। वो पैसा किन के ज़रिए कराएंगे? आप देखिए, हमारे स्कूलों के जो टीचर होते हैं वो जनगणना करते हैं, वो जाते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, वो जनगणना का लिखते हैं और आके सबमिट हो जाता है। 1 महीने में पूरे देश की जनगणना हो जाती है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, इतने बड़े मुल्क की जनगणना 1 महीने में शांतिपूर्ण तरीके से हमारे स्कूल के टीचर्स के ज़रिए हो जाती है। उसी में अगर आप जाति का एक कॉलम दे दें तो वो टीचर पूछ लेगा क्या जाति है, आप अपनी जाति का नाम बता देंगे, बात ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग अब आएंगे, एक अलग से एनजीओ पकड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों के एनजीओ पकड़ते हैं। ये आपको मालूम है, ये इन्हीं के नेताओं के रिश्तेदार एनजीओ खोले रहते हैं, मशीनरी खोले रहते हैं, उनको ठेका दे देंगे, वो बनाएंगे, फिर उसमें कमियां निकलेंगी। आप हमारे ऊपर मेरिट का सवाल उठाते हो ना, आपके लोगों ने जनगणना करी और इतनी खामियां आप कह रहे हो कि वो रिलीज़ नहीं हो सकती, तो इन्होंने इसको धंधा बना लिया। इसलिए हमको इसमें अभी भी संशय है, लगातार मांग कर रहा है कि आप सब कुछ बताएं। नहीं, हमें इसमें अभी भी डाउट है कि वो ईमानदारी से जाति जनगणना के आंकड़े जाहिर करेंगे। ये टालने का एक तरीका है। अगर इनको करना होता, चुनाव के दौरान एक तरह से घोषणा कर दी है, वही है, वो सिर्फ चुनावी घोषणा है। जब तक ये हकीकत में लागू नहीं होता, जब तक जनगणना नहीं होती। अब देखिए, एससी और एसटी की जनगणना होती है, ये सिर्फ ओबीसी और सवर्णों की गिनती का मामला है कि आपको गिनना है कि कितने सवर्ण है, कितनी ओबीसी जातियां हैं। तो ये काम राजनीति को, नीतियों को, आने वाली पॉलिसीज़ को प्रभावित करेगा। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मौजूदा सरकार की मंशा पर हम लोग अभी भी संदेह करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं ना, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो हम अभी भी अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं, हम अभी भी 2 करोड़ रोज़गार का इंतज़ार कर रहे हैं, हम अभी भी विश्व गुरु बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जाति जनगणना के आंकड़े जब तक जारी नहीं हो जाते है, आपने मीडिया की खबरें नहीं देखी, 3 दिवसीय युद्ध में ही जो है पाकिस्तान के छक्के छूट गए, किस प्रकार से वो वर्ल्ड में घूम रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तब जाके ये सीज फायर हुआ। ये आखिरी सवाल है। आप देखिए, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं, भारतीय हमारी पहचान है। और जब उस भारतीयता पर हमला होगा, एक आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में और पूरे देश में आक्रोश था और हम सब ने भारत सरकार को पूरा समर्थन दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। दलित बहुजन समाज से आप देखेंगे किसी ने इसका विरोध नहीं किया, सबने कहा कि हाँ, ये अति हो गई है, ये बहुत बुरा हुआ है, आप अगर कुछ कार्रवाई करते हैं तो हम देश की सेनाओं के साथ खड़े होंगे। हम सब सेनाओं का सम्मान करते हैं और सेनाओं के साथ खड़े हुए। लेकिन ये सवाल भी पूछा जाएगा कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? आप वहाँ पर 2000 लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर आपने सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए, तो जिम्मेदार कौन है?
आप पुलवामा हमले के आरोपियों को आज तक नहीं पकड़ पाए, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सरकार को भरोसा देना। छत्तीसगढ़ का बीजेपी जो आईटी सेल उसने एक पोस्टर भी जारी किया था कि जात नहीं धर्म पूछा। उन्होंने पूछा ना, तो हमने तो उसको बोला कि आप जो हैं धर्म के नाम पर मोबिलाइज करना चाहते हो ना, ये कह रहे हो कि सारी जात पात भूल जाओ लेकिन मुसलमानों के अगेंस्ट हिंदू बन जाओ, यही पोस्टर का मतलब था और तो कोई मतलब था नहीं। तो हमने पूछा कि जब धर्म पूछकर मारने वाले आतंकी हैं तो जाति पूछकर मारने वाले आतंकी नहीं है क्या? हमने तो उनको जातंकी बोला, जातंकवादी, कि जो जात के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, उन जातंकवादियों के खिलाफ आप इस तरह से एकजुट क्यों नहीं हैं जैसे आप आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं? तो ये कि सरकार ने धूल चढ़ा दी, हम अपनी सेनाओं का सम्मान करते हैं, हम अपनी सरकार का, चुनी हुई सरकार का सम्मान करते हैं, हम सरकार विरोधी नहीं हैं, हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं जो दलित बहुजन समाज के खिलाफ होती हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम भारतीय होने पर गर्व करते हैं, हम भारत के संविधान को माथे से लगाते हैं, वो हमारा एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में हमें इसकी गारंटी है कि हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। और आप एक पत्रकार हैं, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के पास हमारे पास कुछ विशेषाधिकार हैं आर्टिकल 19 में कि हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, तो हम उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा है। आप देखिए फिर प्रोपेगेंडा भारत की मीडिया ने कैसा किया, उसी तरह से पाकिस्तान की मीडिया ने किया। दोनों देशों की मीडिया को अगर कहीं छोड़ दिया जाता, मैं तो चाह रहा था इन सारे पत्रकारों को जो ये कह रहे हैं कि जहां नहीं पहुंच पाए वहां इनको भेज दो और लेट देम डिसाइड कि कौन जीता। तो उन्होंने बहुत फेक नैरेटिव फैलाया, झूठ फैलाई और फिर दुनिया में मजाक उड़ा। आपने देखा दुनिया भर में मजाक उड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप आप बोल रहे हैं ना, मैंने बोला ट्रेड नहीं करूँगा, व्यापार नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ ट्रेड करना है तो युद्ध बंद करो, और मान गए। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये कितनी शर्मनाक बात है। आप समझ रहे हैं, भारत जो कि एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका अपना गणतंत्र है, जिसके पास अपना संविधान है, अपनी संप्रभुता है, उसका फैसला एक तीसरा आदमी कर रहा है, तीसरे मुल्क में बैठा आदमी, वो बता रहा है कि तुमको क्या करना है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आके उनका विरोध नहीं करना चाहिए? कंगना रनौत ने कल एक ट्वीट किया कि ये ट्रंप क्या मोदी से जलता है, और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कंगना रनौत को फ़ोन करते हैं और कहते हैं ट्वीट डिलीट कर लो। उसके बाद कंगना ट्वीट डिलीट करती है कि मैंने नड्डा साहब के कहने पर डिलीट कर लिया। ये अगर आपकी स्थिति है तो आप इसको अगर विजय मान रहे हैं तो आप मानिए, हम हमारी देश की सेनाओं के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि जैसे आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते हैं वैसे आप जातंकवाद के खिलाफ भी खड़े हों। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो जातंकवादी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को नहीं लगने दे रहे, उन पर भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुमित चौहान। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ये घटना है, जब पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है, तो अपने ही देश में अपने जो देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है, उनकी मूर्ति को लगाने को लेकर इतना विवाद हो रहा है, ये गौर करने वाली बात है। और लगातार इस बात को कहा जाता है कि भारत में अब जो है जातीय स्तर पर भेदभाव नहीं होता है। आप शहरीकरण देखते हैं, लेकिन जब इस शहरीकरण के अंदर, जब तह के अंदर जाते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि जब आप कमरा लेने जाते हैं, फ्लैट लेने जाते हैं, तो आपसे आपका कास्ट पूछा जाता है। और लगातार इस तरह की घटना जो है एनसीआरबी के आंकड़ों में बढ़ती ही जा रही है। कानून एक से एक कड़े हैं, लेकिन व्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो मनुवाद को आज भी बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।